हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग फुल मॉक टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 35 क्वेश्चन सही करने का होगा। तो साथियों, इस क्लास में हम लोग जीके, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग का एक पूरे मॉक टेस्ट पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस और हवलदार का पेपर 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, 3 दिन बाद आप सभी का एडमिट कार्ड रिलीज होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आप लोगों ने अपना स्लॉट बुक कर लिया होगा और आज से ठीक 6 दिन बाद आप सभी के पहले शिफ्ट का पेपर का शुरुआत होने वाला है। तो साथियों, यहाँ से आपको 3 काम करना है। पहले तो आप सभी को एसएससी एमटीएस 2024 का पूरे पेपर का रिव्यू करना है, पूरे क्वेश्चन को तैयार करना है। दूसरा काम आप सभी को रिवीजन करना है, अभी तक जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। तीसरा काम आप सभी को मॉक टेस्ट लगाना है। ये 3 काम यदि आपने कर लिया अच्छी तरीके से तो आप अपने शिफ्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो साथियों, जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चनों को देखने वाले बहुत ही शानदार तरीके से। और आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 में जो आपका पेपर होगा 90 मिनट का पेपर होगा, जो कि 90 क्वेश्चनों को होगा। यानी हर एक क्वेश्चन को सही करने के लिए आप सभी के पास 1 मिनट का टाइम रहेगा। ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता कि आपको एक क्वेश्चन सही करने पे 1 मिनट देता है। और आप जानते हैं कि जीके में आप सभी से 25 क्वेश्चन पूछाएंगे, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछाएंगे, मैथ से 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन। इस तरह से आपका पेपर होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, जीके इंग्लिश पर 1 नंबर का माइनस मार्किंग रहेगा, लेकिन रीजनिंग मैथ में माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो साथियों, जिस तरह से मॉक टेस्ट पेपर दिया जाता उसी तरह आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले बहुत ही अच्छी तरीके से। तो उम्मीद करूंगा आज का ये क्लास सब पूरा देखिएगा और ये पूरे टेस्ट को कंप्लीट लगाइएगा और अपनी तैयारी को परखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते। प्लस ये क्लास कुछ न कुछ 10 से 15 सवालों का इजाफा करा सकता है आपकी शिफ्ट के लिए भी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चनों को इस टेस्ट में आपके लिए रखा गया भाई, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर करिएगा कि आप सभी का आज के सेशन से कितना स्कोर रहा, ठीक है। देखिए, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौन सा निर्देशक सिद्धांत स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का समर्थन करता है? कौन सा निर्देशक सिद्धांत स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का समर्थन करता है, यानी किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो ये अनुच्छेद 40 में किया गया है। पहले का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? यह सवाल किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछेगा भाई कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। तो इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु राज्य से हुई है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो साथियों, पहले पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो आप सभी को मालूम होगा, कृषि को पहला ये प्राथमिकता दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1951 में शुरुआत हुआ था और 1956 में समाप्त हुआ था। इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? हालदा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, हालदा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 5। 1951 से लेकर 1990 के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजना शामिल की गई? बताइए, 1951 से लेकर 1990 के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजना शामिल की गई थी? तो पूरे 7 पंचवर्षीय योजना शामिल की गई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? बताएंगे आप सभी। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 2021 में शुरू की गई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस राज्य कार्यपालिका कार्यपालक नहीं माना जाता है? बताएंगे, इनमें से किसे राज्य कार्यपालिका या कार्यपालक नहीं माना जाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यपालिका नहीं माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये न्यायपालिका के सदस्य होते हैं भाई, इसलिए इन्हें कार्यपालिका नहीं माना जाता है, ठीक है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। जगजीत सिंह संगीत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो साथियों, जगजीत सिंह संगीत के किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये गजल से जुड़े थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित में से किसे नर्तक या नर्तकी को 2018 में छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
किसी नर्तक या नर्तकी को 2018 में छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो तपन कुमार पटनायक को किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए 1919 में किस समूह का गठन किया गया था? तो साथियों, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए 1919 में किस समूह का गठन किया गया था? तो खिलाफत समिति का गठन किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 को, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो साथियों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये मिजोरम राज्य की है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो इनमें से कौन सा त्यौहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को, सूक्त को निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ के स्त्रोत गान के रूप में जाना जाता था? तो साथियों, सूक्त को किस वैदिक ग्रंथ के स्त्रोत गान के रूप में जाना जाता था? तो इसे ऋग्वेद में के लिए जो किस वैदिक ग्रंथ के स्त्रोत गान के रूप में जाना जाता था? तो ऋग्वेद के लिए। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 को, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची सरकार की शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी अनुसूची सरकार की शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची में है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से अवकाश, त्यागपत्र और हटाने जाने का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से अवकाश, त्यागपत्र और हटाने जाने का उल्लेख किया गया है? तो ये अनुच्छेद 94 में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 को, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? बताइए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो भाई असम राज्य की है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17, सिक्किम माला चंद्रशेखर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हैं? सिक्किम माला चंद्रशेखर किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हैं? तो ये बांसुरी से जुड़ी हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है। जीके जीएस करंट अफेयर्स आप सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। इंग्लिश से आप सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है। तो साथियों, जीके जीएस करंट अफेयर के आप सभी को 500 क्वेश्चन मिल रहे हैं और इंग्लिश में भी पूरे 500 क्वेश्चन मिल रहे हैं। याद रखिएगा, यदि आप अपने पेपर में बैठने से पहले ये टोटल 1000 क्वेश्चन तैयार कर लिया तो समझिए आपकी तैयारी ए लेवल की हो जाएगी भाई। आपसे भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं भाई। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही साथ ही ये 1000 क्वेश्चन में दिया गया है। इस टेस्ट का यही खासियत है कि आपको 25-25 क्वेश्चन हर एक टेस्ट में अलग मिलेगा। यदि हम आपको 1000 क्वेश्चन आपके सामने रख दे कि हम आपसे कहें कि आपको ये 2 से 3 दिनों में तैयार करना है, तो आप नहीं याद कर पाएंगे, आपसे तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1000 क्वेश्चन की बात होगा। यदि हम आपसे कहें कि आपको 10 मिनट हम समय दे रहे हैं, आपको 25 क्वेश्चन तैयार करना है, आप तुरंत तैयार कर लेंगे। क्योंकि भाई इस टेस्ट में यही है, आपको हम लगभग 40 टेस्ट देंगे और हर टेस्ट में 25-25 क्वेश्चन है भाई। इससे आसानी होगी, आप तुरंत याद कर लेंगे उससे। इसलिए आसान तरीके से हर एक टेस्ट में 25-25 क्वेश्चन आपके लिए रखा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो आप अपने पेपर में बैठने से पहले इस नंबर मैसेज करिए और ये मात्र 50 रुपीज़ पे करके इस टेस्ट को अपने पास मंगाइए और अपने शिफ्ट को अच्छा स्कोर बनाइए। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप जरूर इस नंबर मैसेज करके अपने पेपर में बैठने से पहले एक बार इस टेस्ट के पूरे 1000 क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का तीसरा संस्करण कब आयोजित किया गया था? भारत में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का तीसरा संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो ये फरवरी 2023 में किया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, 1940 का अगस्त ऑफर किस ब्रिटिश सरकारी अधिकारी द्वारा दिया गया था? 1940 का अगस्त ऑफर किस ब्रिटिश सरकारी अधिकारी द्वारा दिया गया था? तो लॉर्ड लिनलिथिगो द्वारा दिया गया, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 20,
पर्णपाती वन और ट्री श्रेडेड ग्रासलैंड किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं? पर्णपाती वन और ट्री श्रेडेड ग्रासलैंड किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु में पाए जाते हैं, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या बनेगा? पूर्वी भारत के किस नृत्य को 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची मान्यता दी गई थी? पूर्वी भारत के किस नृत्य को 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में मान्यता दी गई थी? तो छऊ के लिए भाई डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। पद्मश्री से सम्मानित और मोहिनीअट्टम की कलाकार कलामंडलम क्षेमवती पवित्रन का संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बताइए। पद्मश्री सम्मानित और मोहिनीअट्टम की कलाकार कलामंडलम क्षेमवती पवित्रन का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इनका संबंध केरल से है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 को। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? भाई 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर आप सभी से पूछ रहा है, केवल 18.33% था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायोचित एवं मानवीय कार्य स्थितियों तथा मातृत्व राहत के प्रावधान पर बल देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि न्यायोचित एवं मानवीय कार्य स्थितियों तथा मातृत्व राहत के प्रावधान पर बल देता है? तो अनुच्छेद 42 में दिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 को। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किस ओलंपिक में निशानेबाजी में रजत पदक जीता था? ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे भाई, बताएंगे। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किस ओलंपिक में निशानेबाजी में रजत पदक जीता था? तो भाई 2004 के एथेंस में जीता था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की शक्ति नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी राज्यपाल की शक्ति नहीं है? जैसे राज्य विधानमंडल को भंग करना, ये राज्यपाल की शक्ति होती है। राज्य विधानमंडल को स्थगित करना, ये भी राज्यपाल के पास पावर होती है। राज्य विधानमंडल को बुलाना, इसके भी पावर होती है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान, ये राज्यपाल की शक्ति नहीं है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1979 के मुख्य उद्देश्य क्या थे? बताएंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 1979 तक था, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? बताएंगे आप सभी। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये इनका मुख्य एम था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। गरीबी हटाओ का नारा भी इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, जो कि ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। भारत की योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बताएंगे। भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1950 में हुआ था, लेकिन 2015 में इसकी जगह नीति आयोग ने ले लिया था। ठीक है, तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो भाई गुलजारीलाल नंदा थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या बनेगा? ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है? तो साथियों, जो ब्रह्मपुत्र नदी है हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है? तो उत्तरी क्षेत्र से निकलती है, यानी सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 को। 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था? तो भाई 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, लेकिन 1911 में बंगाल विभाजन रद्द भी कर दिया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 को। तो यहाँ से अब देखिए, हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ से आप एक भी क्वेश्चन इंग्लिश का मिस नहीं करेंगे। देखिए, पढ़िए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आई लॉन्ग फ्रॉम ट्रेवल आउटसाइड द कंट्री, ड्रीमिंग एडवेंचर्स एमॉन्ग द टॉरिंग आल्प्स एंड बास्किंग इन द टर्किश वाटर ऑफ द कैरिबियन। इसका मतलब सबसे उपयुक्त विकल्पों में से वह विकल्प आपको चुना है जो दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड का स्थान ले सके। यानी आप सभी को लॉन्ग फ्रॉम ट्रेवल का बेस्ट मीनिंग बताना है। जैसे सेंटेंस का मतलब बोला कि मैं देश से बाहर यात्रा करना चाहता हूँ,
ऊंचे आल्प यानी जो पर्वत हैं इनके बीच रोमांच का सपना देखना चाहता हूँ, और कैरिबियन फिरोज पानी में उतरना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ। तो भाई किसी देश या बाहर जाने के लिए हमेशा आप किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। किसका? टू का, यानी आई लॉन्ग टू ट्रैवल होगा भाई। केवल आई लॉन्ग फ्रॉम ट्रेवल नहीं होगा, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा भाई। ध्यान रखिएगा, लॉन्ग फ्रॉम ट्रैवल की जगह लॉन्ग टू ट्रैवल होगा भाई। किसी देश या बाहर जाने के लिए हमेशा टू का प्रयोग होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सिंपल सा फंडा है भाई। ठीक है, तो इस सवाल का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अ बिल्डिंग वेयर एनिमल आर बचर्ड। बताएंगे आप सभी। एक इमारत जहां पे जानवरों का वध किया जाता है। बताएंगे भाई, एक इमारत होता है जहां पे जानवरों का वध किया जाता है, उससे क्या बोलेंगे? जैसे सिमेट्री को जानते क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान बोलते हैं। सिमेट्री मतलब क्या होता है भाई? जो आपका कब्रिस्तान होता है। ठीक है, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। एबेटर, एबेटर यही है जो कि बूचड़ खाना जिसे बोलते हैं, जहां पर जानवरों का वध किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं भाई? बूचड़ खाना, यानी एबेटोर हो जाएगा। बारो मतलब क्या होता है? बिल होता है। बारो का मतलब क्या होता है भाई? बिल होता है। डिसेंटर का मतलब होता है, डिकेंटर मतलब डिकेंटर ही होता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 33। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो टू शो द वाइट फीदर। सफेद पंख दिखाना मतलब कि क्या बनेगा भाई? टू एक्ट ब्रेवली हो जाएगा, बहादुरी से काम लेना, ये होगा, नहीं होगा। टू मेंटेन पीस यानी शांति बनाए रखना। टू शो एंगर यानी क्रोध दिखाना भाई, यानी कायरतापूर्ण व्यवहार करना, यानी ये आपका परफेक्ट आंसर, यानी टू एक्ट काउर्डली हो जाएगा। जैसे टू शो द वाइट फीदर यानी सफेद पंख देना, जानते हैं, कायरतापूर्ण व्यवहार करना, ये परफेक्ट आंसर होगा भाई। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। रेक्टिफाई द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शंस। अपीयर का राइट स्पेलिंग क्या होता है भाई? अपीयर का राइट स्पेलिंग क्या होता है? ए डबल पी ई ए आर होता है भाई, अपीयर। देखिए डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। देखिए यही आपका अपीयर है, यही गलत दिया था भाई। देखिए A+P दिया है, A+P होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यानी एक्सपेंड का आप सभी को विलोम शब्द बताना है। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? बढ़ाना होता है। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? बढ़ाना है। तो इसका उल्टा क्या होगा भाई? कम होगा भाई। बढ़ाना यानी कम हो जाएगा। क्या? जैसे कि स्प्रेड मतलब फैलना होता है। डाइवर्सिफाई मतलब क्या होता है? विविधता लाना होता है भाई। रिस्ट्रिक्ट मतलब प्रतिबंधन करना होता है भाई। तो ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा भाई? इस सवाल का जो आपका एक्सपेंड है, इसका जो एंटोनिम बनेगा वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसका बाद एलिमिनेट का मतलब क्या होता है भाई? उन्मूलन करना होता है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग आफ्टर देयर डिसएग्रीमेंट दे डिसाइडेड टू सेपरेट। सेपरेट यानी अलग करना का स्पेलिंग क्या होता है भाई? आप सभी बताएंगे। तो बताएंगे सभी दोस्त, सेपरेट का स्पेलिंग क्या होता है भाई? सेपरेट का स्पेलिंग SEPARATE होता है। कौन सा ऑप्शन दे रखा भाई? यानी इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। सेपरेट का है स्पेलिंग करेक्ट हमसे पूछा भाई, तो यही हमारा राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। क्या राइट आंसर बनेगा? वन ऑफ द फोर अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस इज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। लेट अस एप्रिसिएट, कंट्रीब्यूट, प्रमोशनल, कम्युनिटी। भाई चार आपको अंडरलाइन वर्ड किया है, इन चारों में से एक का ना स्पेलिंग गलत है, कुछ मिस्टेक है, उसको आपको सही करना है। बताएंगे दिए गए वाक्य रेखांकित चार शब्दों में से एक की वर्तनी गलत है, गलत वर्तनी शब्द का चयन करना है। तो भाई कम्युनिटी का स्पेलिंग तो सही करिए, देखिए गलत है। तो कौन सा क्या होता है कम्युनिटी का? COMM होता है, UNITY होता है भाई। लेकिन डी ऑप्शन देखिए COM क्यों दिया है, सिंगल एम दिया है, तो ये इसका हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स दैट साइंटिस्ट कंडक्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट टू हिज हाइपोथेसिस इज। क्या होगा भाई?
वैज्ञानिक ने अपनी परिकल्पना को पुष्ट करने के लिए प्रयोगों की एक श्रृंखला आयोजित की भाई। यानी क्या हो जाएगा इसमें, यानी वेरीफाई करने के लिए, यानी वैज्ञानिक ने भाई अपनी परिकल्पना को पुष्ट करने के लिए यानी सत्यापित करने के लिए उन्होंने एक श्रृंखला आयोजित की थी, यानी वेरीफाई करने के लिए। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा भाई। जैसे कि वेग का मतलब क्या होता है भाई, स्पष्ट होता है। क्या होता है, अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट होता है, ठीक है। वेरिएशन मतलब क्या, भिन्नता जो आता है, वेरिएशन मतलब किसी चीज़ में भिन्नता आ गया भाई, ठीक है। वेरीफाई, ये आपका सत्यापित करने के लिए उन्होंने एक श्रृंखला रखी थी वैज्ञानिक ने भाई, अपनी परिकल्पना को पुष्टि करने के लिए। वेरिएबल मतलब चर होता है भाई, तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 39। देखिए, दिए गए शब्द को सबसे उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। क्या आपको इंग्लिश ऐसे करके बता दे क्या भाई, दिए गए शब्द के सबसे उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। रिवरेंट का मतलब बताइए क्या होता है। रिवरेंट का मतलब होता है आदरणीय। क्या होता है भाई, आदरणीय होता है। तो इसका समान वाला शब्द क्या बनेगा भाई, रस्ट हो जाएगा भाई। रस्ट मतलब जल्दी होता है, रस्ट का मतलब क्या होता है भाई, जल्दी होता है, ठीक है। और रिलेटेड मतलब संबंधित होता है। रिस्पेक्टफुल मतलब सम्मानजनक, यानी यही हो जाएगा सी ऑप्शन। आदरणीय यानी सम्मानजनक, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होता है, तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड आई कैन नॉट सी विदाउट माई ग्लासेस। यानी मैं अपने चश्मों के बिना नहीं देख सकता भाई। ग्लासेस का मतलब क्या हो जाएगा भाई, बताएंगे। अ डिवाइस यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन, बिल्कुल यही हो जाएगा भाई। दृष्टि दोषों को ठीक करने के लिए ग्लास क्या होता है, एक प्रयुक्त एक उपकरण होता है भाई। दृष्टि दोष या किसी का आँख खराब होती है तो उसको ठीक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ग्लास का ही प्रयोग करते हैं। अ डिवाइस यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ अ विजन, जो कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या बनेगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रिम्प का बताइए। ट्रिम का मतलब होता है विजय, ट्रिम्पच का मतलब होता है विजय। डीले का मतलब क्या होता है, विलंब होता है भाई। डीले का मतलब क्या होता है, विलंब होता है। अटेंटिवनेस का मतलब क्या होता है भाई, बताएंगे आप। अटेंटिवनेस का मतलब बिल्कुल ध्यान में जो रहता है भाई, अटेंटिव रहता है। लैप्स का मतलब क्या होता है भाई, चूक। फेल्योर मतलब असफलता मिलती है। तो ट्रिम्प का मतलब विजय, तो इसका मतलब फेल्योर हो जाएगा। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 42। 16, 20 और 24 का लघुत्तम समवर्त कितना होगा भाई। 16, 20 और 24 का एलसीएम आप सभी से पूछा है भाई। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 16, 20 और 24 का एलसीएम पूछा है, ठीक है। देखिए 2 8 16, 2 धाम 20, 12 दूना 24, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, 2 छक 12, 2 दूना 4, 5, 2 तेज 6, फिर 2 से 2 1 आएगा भाई। 2 का भाग 2 में एक बार में, ये 5 रहेगा 3, यानी एक बार 3 बार में जाएगा, एक बार 5 बार में जाएगा। ये पूरा एलसीएम निकलेगा। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 32 48, 48 गुणे 5 कितना आ जाएगा, 5 8 40 0 4, 5 20 4 24, यानी 240। यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई 16, 20 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 240 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 43। देखिए एक संख्या में 24% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है। निवल वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगा। तो साथियों हमने आपको कई बार बताया कि जब एक सवाल में 2% दे तो आप सभी को रेशियो मेथड अप्लाई करना है कि एक संख्या में 24% की वृद्धि की जाती है। यानी कोई सामान आप पहले 100 रुपये खरीदा, अब वो जाकर 124 हो गया, यानी पहले 24% की वृद्धि किया, फिर उसमें 25% कमी हो गया, यानी 100 से दोबारा वो 25 से कम हो गया, यानी 75 हो जाएगा भाई, ठीक। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से दोस्त और भी छोटा आ जाएगा भाई, 4 से कट सकते हैं भाई, 4 तिहाई 12, 25 और ये 31 बार में। देखिए यहाँ से अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौका 100 इधर हो जाएगा, 31 तिया कितना हो जाएगा भाई 93। यानी कोई सामान आप 100 रुपये खरीद रहे हैं उसे 93 बेच दे रहे हैं, यानी यहाँ पे 7% की हमें क्या हो जाएगी, कमी हो रही है भाई। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। सवाल यही पूछा कि निवल वृद्धि या कमी प्रतिशत कितना होगा, तो 7% की कमी हो जाएगी भाई, ठीक है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 44।
5 वर्षों के लिए 8% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2500 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। तो दोस्त मेरे यहाँ पे कितना दिया है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल कितना दिया 2500, रेट हमेशा टाइम में रहता है, अब रेट हमेशा भाई परसेंटेज में 8, टाइम आपका 5 वर्ष बटे में 100 कर दीजिए। 00 से 00 कैंसिल, 25 चौक का 100, 25 अट्ठे 200, 200 गुणे 5 यानी 1000 आएगा। यानी इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा। भाई 25 का गुणा 8 में करेंगे 200 आएगा ना, 200 पंजे 1000 होता है। 25 चौक का 100, 25 चौक का 100, 100 100 200, 200 200 गुणे 5 1000 आएगा। ठीक है, 25 गुणे 8 गुणे 5 करेंगे तो आपका 1000 आ जाएगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या बनेगा, देखिए यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो साथों ये समीकरण आपका दिया है, लेकिन इस समीकरण में आप सभी को प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस रखना है, गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा रखना है भाई। तो चलिए सॉल्व करते हैं, समीकरण को बना लेते हैं। 310 गुणा है तो गुणा किस में बदलना है, भाग में, तो गुणा की जगह भाग देंगे। 2 माइनस है तो प्लस में बदलेंगे, 3 भाग है तो गुणा में, 40 प्लस है तो माइनस में। ये समीकरण तैयार हो चुका है। इसमें बॉर्ड में स्कीम लगाइए। 310 का आधा कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 2 पंजे 10 यानी 155 हो जाएगा, प्लस 40 गुणे 3, 3 चौके 12 120 माइनस 170, 155 और 120 कितना हो जाएगा भाई, 175 होगा। 275 में से 170 को माइनस करेंगे तो आपका 105 हो जाएगा। यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस सवाल का क्या बनेगा भाई, आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। यहां तक आप सभी किसी प्रश्न में डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर, ये बेस्ट लेवल का सवाल लेकिन बहुत इजी सवाल है भाई। निम्नलिखित संख्या युग में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार सम्मिलित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्या संबंधित है। जैसे 10 का रिलेशन 49 दिया है, 14 का रिलेशन 69 दिया है। देखिए 10 गुणे 5 50, 50 में से एक कम कर देंगे तो 49 हो जाएगा। उसी प्रकार 14 गुणे 5, 14 25 70, 70 में से एक कम कर देंगे 69, यानी 5 के गुणा एक कम। यह रिलेशन हमके ऑप्शन भी चेक करना है भाई। देखिए 17 25 85, 85 में एक कम करेंगे 84, लेकिन यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन ये ठीक है भाई, 18 और 89 है, क्योंकि 18 गुणे 5, 18 25 90, 90 में से एक को माइनस कर देंगे तो 89, तो बन गया भाई 18 का रिलेशन 89 से, जो कि बी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 5 के गुणा -1। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या बनेगा, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 736, 689, 642, 595, 548 क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करिए। 736, 689, 642, 595 और 548 ये दे रखा आपका। देखिए 736 आपको 689 जाना है तो आप सभी को -47 करना पड़ेगा भाई। -47 और इसमें -47, इसमें भी -47 हुआ है भाई, यानी सभी -47 का रिलेशन लगा है। तो उसी प्रकार भाई 548 में यदि हम 47 को केवल माइनस करते तो 501 आ जाएगा भाई, क्योंकि 501 में आप 47 जोड़ेंगे तो 548 आ जाएगा। यानी ये लॉजिक ठीक है भाई, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई। इसमें लॉजिक क्या, इसमें पैटर्न क्या, -47 का। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, इस सॉल्व कॉल करिए, क्या बनेगा राइट आंसर। PS41 एक निश्चित प्रकार से KN47 संबंधित है, ठीक उसी प्रकार TW30 जो है वो OR36 संबंधित है। समांतर का अनुसरण करते हुए VY27 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए PS41 का रिलेशन KN47 से। तो साथियों हमने आपको क्या बताया, जब अक्षर और नंबर साथ में दे तो सबसे पहले आप सभी को नंबर सॉल्व करना है। 41 47 इसमें प्लस 6, उसके बाद हर एक अक्षर का कोड करिए। P16 यस 19, K11 N 14, 16 से 11 -5, 19 14 -5, यानी इसमें -5 -5 +6, अक्षर में -5 नंबर में +6 हुआ है। दूसरे का चेक करिए TW30 इसका रिलेशन OR36, देखिए नंबर में +6 हुआ है। T20 होता O15, यानी इसमें -5 हो गया।
W23 और 18, इसमें भी -5। क्लियर हो गया भाई, -5 प्लस 6 करना है। देखिए VY27 प्लस 6 कितना हो जाएगा 33, यानी हमारा आंसर 33 होगा। देखिए सभी में 33 दिया है, -5 Y25 V22, 22 में से 5 घटाएंगे 17, 17 पे क्यों आता है, 25 में से 5 घटाएंगे 20, 20 पे कौन आता है टी आता है, यानी QT 33, QT देखिए दिया होगा बी ऑप्शन, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। QT 33 बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई। क्लियर, सभी को समझ में आया। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या बन रहा है। पोस्ट का कोड इतना क्या है 3854, टिप्स का कोड 5648 क्या है, तो ओ का कोड क्या बनेगा। जैसे देखिए POST, पोस्ट में 4 अक्षर है तो इसके लिए अलग 4 कोड क्या है 3854। टिप्स भाई TIPS, टिप्स में 4 अक्षर है तो इसके लिए भी 4 अलग कोड क्या है 5 6 4 8। हमसे पूछा क्या ओ का कोड। अब देखिए ओ कॉमन चेक करेंगे, कॉमन जब चेक किए तो पोस्ट में ओ है लेकिन भाई टिप्स में तो ओ है ही नहीं, यानी ओ का कोड तो इसमें नहीं मिलेगा, 5 6 4 8 में नहीं मिलेगा, तो काट दीजिए भाई, 8 को काट दीजिए, 6 को काट दिए, 4 को काट दिए, तो बच रहा कौन 3, यानी ओ का कोड क्या होगा 3 हो जाएगा, ये राइट आंसर होगा भाई। देखिए हम ओ का कोड निकालने चल रहे हैं तो ओ जिसमें रहेगा उसी में आंसर आएगा, तो इस टिप्स में तो आंसर एक भी नहीं आएगा। देखिए 5 6 4 8 है, इसमें भी है भाई 8 5 4, लेकिन इसमें भी, लेकिन भाई वो जब हमने आपको क्या बताया, जब सिंगल आता है तो कॉमन चेक करने के लिए बोलते हैं, जब कॉमन नहीं मिले तो एलिमिनेट करते हैं, तो एलिमिनेट करिए ना। देखिए 8 इसमें भी है 8 इसमें है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, 5 इसमें है 5 इसमें है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, 4 आपका इसमें भी है 4 इसमें है। अब देखिए ओ में केवल 3 बच रहा था, जिसमें ओ रहेगा उसी में आंसर आएगा ना जो पूछा रहेगा, तो ये 3 कोड हो जाएगा भाई। क्लियर, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर। एक निश्चित कोड भाषा में आई लव बिरयानी को QS VX PG के रूप में लिखा जाता है, बिरयानी वॉज गुड को VX PM ED के रूप में लिखा जाता है। दी गई कोड भाषा में बिरयानी को कैसे लिखा जाएगा। इस बार देखिए बिरयानी कोड पूछा है BIRYANI, ठीक है, तो कॉमन चेक करिए। देखिए बिरयानी इसमें भी है और बिरयानी इसमें भी है, दोनों में बिरयानी कॉमन इस बार, इसका मतलब कि इनके दोनों कोड में भी कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा। VX देखिए पहले वाले में है, दूसरे के वाले में VX है, यानी बिरयानी कोड क्या हो जाएगा VX हो जाएगा, तो जो कि साथ ही सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर, समझ में आया। तो साथियों फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए आप सभी का 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर है। सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे, ईमानदारी पूर्वक बताएंगे अपना अपना स्कोर। तो उम्मीद करूँ दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, डाउट लेकर हम नहीं चलेंगे, एक बात ये है, ठीक है। डेली क्लास करेंगे, सारे क्वेश्चन को तैयार करेंगे, समय बहुत नहीं है भाई, 6 दिन से कम ही समय हमारे पास बाकी, क्योंकि एक दिन तो पेपर ही जाने देना है, ठीक है। तो भाई यहाँ से आप हर एक क्वेश्चन को तैयार करेंगे, और किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास में। आप सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।